दोस्तों, अजित पवार के जाने के बाद पर्दे के पीछे जो चल रहा है ना, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि यह एक सिर्फ पारिवारिक मुलाकात थी, तो आप राजनीति को बिल्कुल ही नहीं समझते। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही से असली खेल शुरू हो जाता है। ये नाम आप याद रखिए, बारामती, क्योंकि हर बड़ी सियासी चाल वहीं से निकलती है। एक पल के लिए सोचिए, अगर ये फैसला हो गया तो पूरी सत्ता की दिशा बदल सकती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। आपको जो दिखाया जा रहा है, असली बात उससे बिल्कुल उलट है। यही वो पॉइंट है जहां बड़े बड़े नेता घबरा जाते हैं। और यही से साफ होता है कि यह मीटिंग साधारण नहीं थी। अगर यह प्लान सफल हुआ तो कई नेताओं का करियर खतरे में पड़ सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि यह बैठक हुई, सवाल यह है कि फैसला क्या हुआ उस बैठक में। क्योंकि राजनीति भावनाओं से नहीं बल्कि गणित से चलती है, और यहीं पर शरद पवार का असली दिमाग काम कर जाता है। अगर आपने ये बात मिस कर दी तो पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहीं पर सत्ता का रिमोट हाथ बदलता दिख रहा है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये वही बातें हैं जो बंद कमरों में कही जाती है, और इसी पॉइंट से कई लोग असहज हो जाएंगे, क्योंकि अब तक आपने जो सुना है वो सिर्फ ट्रेलर था। और अगर आगे होने वाला सच सामने आ जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर किसी एक परिवार का नाम सबसे ज्यादा ताकत, विवाद और रणनीति से जुड़ा रहा है तो वो है पवार परिवार। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पवार कितने ताकतवर है, बल्कि सवाल यह है कि पवार परिवार के अंदर आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो बैठकें हुई है, जो मुलाकातें हुई है, जो सहयोग दिख रहा है, वो साधारण राजनीति नहीं लगते। पर्दे के पीछे बारामती से लेकर मुंबई तक एक ऐसी सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसका असर सिर्फ एनसीपी पर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सत्ता पर पड़ सकता है। अजित पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा हुआ है, और उसी खालीपन को भरने के लिए सबसे तेजी से नाम जो उभरा वो था सुनेत्र पवार। सिर्फ 3 दिन के भीतर एक हादसा, एक परिवार का टूटना, और फिर अचानक महाराष्ट्र को नई डिप्टी सीएम मिल जाती है। तो सवाल उठता है, क्या यह एक सिर्फ संवेदना थी या रणनीति? क्योंकि यही से शक शुरू हो जाता है। सूत्र तो बताते हैं कि अजित पवार के जाने के बाद सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि पवार परिवार का सियासत का कंट्रोल सेंटर भी शिफ्ट हुआ। शरद पवार जो अब तक दूरी बनाए हुए थे, अचानक बारामती पहुंचते हैं। पैतृक आवास, बंद कमरा और लंबी बैठक। उस कमरे में पार्थ पवार, जय पवार और खुद शरद पवार मौजूद होते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि सूत्र यह भी बताते हैं कि यह सिर्फ एक बैठक नहीं थी, 2 बैठक ही थी। एक परिवार के साथ और दूसरी शैक्षणिक संस्थाओं के ट्रस्टियों के साथ। अब सवाल उठता है, राजनीति की बात परिवार से क्यों और शिक्षा की बात नेताओं से क्यों? और यही से शक और भी गहराता है। आधिकारिक एजेंडा कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन अंदर खाने से जो बातें बाहर आई वो बहुत कुछ कह जाती है। बताया तो यह भी जाता है कि पार्थ और जय को इसलिए बुलाया गया ताकि उन्हें पवार परिवार द्वारा संचालित संस्थानों की पूरी संरचना समझाई जा सके। लेकिन उसी सांस में यह भी साफ हुआ कि ट्रस्ट में नाम जोड़ने का फैसला सिर्फ ट्रस्ट का नहीं बल्कि पवार परिवार का होता है। यानी यह मीटिंग कागजों की नहीं बल्कि कंट्रोल की थी। आज एनसीपी 2 हिस्सों में बनती है, एक तरफ शरद पवार और दूसरी तरफ अजित पवार का गुट, जो अब उनके बिना खड़ा है। अजित पवार के रहते दोनों गुटों के विलय की बातें चल रही थी और तारीख भी तय हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही पूरा खेल पलट गया। अब सवाल यह है कि अजित पवार के जाने के बाद उनका गुट कमजोर हो गया या मजबूती से एकजुट होगा? और यहीं पर सुनेत्रा पवार की एंट्री हो जाती है, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने के बाद अब चर्चा है कि उन्हें एनसीपी की कमान सौंपी जा सकती है। यानी सरकार, पार्टी और विरासत एक ही हाथ में। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि सूत्र यह भी बताते हैं कि पार्थ पवार की नज़र राज्यसभा पर है। 6 साल का कार्यकाल और सीधी दिल्ली की एंट्री।
लेकिन सुनेत्रा पवार की राज्यसभा सीट 2028 तक सुरक्षित है। तो रास्ता कैसे खुलेगा, और यही से चुनावी गणित शुरू हो जाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले जिला परिषद चुनाव सिर्फ स्थानीय राजनीति नहीं बल्कि पवार परिवार की एकता का असली टेस्ट होगा। और अगर परिवार एक हुआ तो एनसीपी का एक होना तय माना जा रहा है, और अगर एनसीपी एक हुई तो महाराष्ट्र की सत्ता में बड़ा भूचाल तय है। शरद पवार गुट के नेताओं ने भी खुलेआम कहा है कि दोनों गुटों का एक होना 1000 गुना फायदेमंद है, क्योंकि पवार परिवार की राजनीति कभी भी बंटी नहीं चलती। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में परिवार एक है या सत्ता का उत्तराधिकारी चुना जा रहा है, क्योंकि अंदर की खबर यह भी है कि पार्थ और जय की बैठकें अलग अलग हुई और दोनों के सामने बातें भी अलग रखी गई। आप टाइमलाइन देखिए दोस्तों, अजित पवार का जाना, कुछ ही दिनों में सत्ता परिवर्तन, फिर विलय की चर्चाएं और बारामती की बंद कमरे की बैठकें। इतने कम समय में इतना कुछ होना महज सहयोग नहीं हो सकता, ये ठंडी और गणिती वाली राजनीति है। तो सवाल यह है कि शरद पवार क्या चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक वो चाहते हैं कि पवार परिवार की विरासत बिखरे ही नहीं, नाम बचे रहे, कंट्रोल भी उनके हाथ में रहे, और इसके लिए पुराने मतभेद भी बुलाए जा सकते हैं। लेकिन राजनीति में भावनाओं से ज़्यादा पावर मायने रखती है, और पावर वही जाती है जहां आपको भविष्य दिखता है। अब आखिरी सवाल यह है कि अगर एनसीपी के दोनों गुट एक हो गए, अगर परिवार एक मंच पर आया, और अगर सुनेत्रा पवार पार्टी की कमान संभालती है और पार्थ पवार दिल्ली पहुंचते हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में किसका खेल खत्म हो जाएगा, बीजेपी का या शिवसेना का या उन नेताओं का जो ये मान बैठे हैं कि पवार आप कमजोर हो चुके हैं। क्योंकि इतिहास तो गवाह है, पवार कभी भी कमजोर नहीं होते, वो सिर्फ चुप रहते हैं, और जब वो बोलते हैं तो सत्ता की दिशा बदल देते हैं। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या अजित पवार के जाने के बाद पवार परिवार पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है? क्या एनसीपी का विलय तय है या यह एक सिर्फ अफवाहों का खेल है? और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, क्या शरद पवार आखिरी मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे राजनीति के बारे में? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।